तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड आज हम अपने एंथ्यूज बैच में बेसिकली जो बेसिक मैथ्स की है उसकी लास्ट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे डेट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के भी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं जिसमें वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस आपको सभी को दिखेगी। फोर्सेस से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको जो फोर्स वाला चैप्टर है उसमें भी जरूरत पड़ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में हमें कई बार कूलम्स लॉ को लिखना पड़ता है। फिर आगे हम अगर पहुंचेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो बहुत मैं मान सकता हूँ कि बेसिक चैप्टर है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से आप अपने दिल को जितना करीब रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली आज के इस लेक्चर में क्या क्या हम काम करने वाले हैं इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करें भाई, रेडी हो? चलिए। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट। वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है और कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। कावेरी, गुड इवनिंग। तो अब हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है क्लास 12th में ही, और आज लास्ट टॉपिक है। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड आप देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो रियल फिजिक्स को पढ़ते हैं काफी स्मूथली। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। वेक्टर के कॉन्सेप्ट में यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखिए वेक्टर हमारे पास होता क्या है। इसके लिए मैं पहले आपको बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चलते हैं। तो मान लेते हैं कि देखिए दुनिया जब स्टार्ट हुई, अगर मैं मानता हूं कि दुनिया जब हमारे पास स्टार्ट हुई तो बहुत सारी चीजें बाहर आई। फिर हमारे पास अगर मैं अर्थ पे ही बात करूं तो अर्थ पे हमारे पास जो साइंटिस्ट है, सबसे होशियार प्राणी हमारे पास अर्थ पे कौन है? साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि आपको दुनिया में जितनी चीजें दिख रही है आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कुछ क्वांटिटीज आपके पास होती हैं जिसको आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज आपके पास होती है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटीज आपके पास होती है जिसको आप कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है सर ये फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी? देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं इस तरीके से पढ़िए कि पहले तो फैंसी वर्ड्स आते हैं। फैंसी वर्ड्स मतलब कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा रहता है ना, नई नई चीजें सीखता है कि इसको इस चीज को ये कहते हैं, इसमें इस चीज को ये कहते हैं, तो वैसे ही आपको भी चीजें सीखनी है। तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि दुनिया जब स्टार्ट हुई तो साइंटिस्ट ने कहा कि जी दो चीजें एग्जिस्ट करती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई पूछेगा क्या होता है ये फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे से, है ना। तो ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जी इनके मेजर करने के। ये हमारे पास कांट बी मेजर्ड, इनको मेजर नहीं कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कांट बी मेजर्ड। और फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को ही पढ़ते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, साइकोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जैसे जेलसी, कि आपको किसी का काम पसंद नहीं आ रहा, आप उसे जेलस कर रहे हैं, या फिर आपको किसी से ज्यादा प्यार है, आपको अपने मम्मी पापा से जो प्यार है उसको लेवल्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आपको कितना पेन है, पेन के लिए तो हमारे पास फिर भी इंडेक्स रहते हैं, बट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो इसकी मेजरमेंट हम नहीं कर सकते उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारी जो चीज रहती है हम इस पर मेन कंसर्न यहां पर रखेंगे। ठीक है। तो अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है इनमें भी डिवीजन है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये आपको चीज पता लगी, तो अब मैं बात करता हूं यहां पे कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, एक हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, एक हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन, ओनली मैग्नीट्यूड होता है इसके पास। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। इसके अलावा ये सिंपल एलजेब्रा फॉलो करता है। ये स्केलर क्वांटिटी जो होती है ये फॉलो करती है सिंपल एलजेब्रा। सिंपल एलजेब्रा क्या कहता है? सिंपल एलजेब्रा कहता है 3 + 4 =
7। ये हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि जी आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है, एक वेक्टर का यूनिट आपके पास 3, मैंने मान लिया कि मतलब मैंने बोला कि ए वेक्टर मेरे पास है 3 यूनिट, मैंने इसको 90 डिग्री पे ले लिया। मैंने बी वेक्टर बोला कि बी वेक्टर मेरे पास है 4 यूनिट। आप अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो मुझे बताइए कितना मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा? आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट। सेम ही नंबर है 3 और 4, बट यहां पर हमारे पास आंसर अलग, यहां पर आंसर अलग। किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम देखेंगे कि मैंने यहां पर क्या कर दिया। किसी को नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी इसको ये नोट करके चलिए। अभी क्लास 12th में, बट मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं और यहां पर बताऊंगा तो चीजें जो है वो और टाइम लेगी, टाइम टेकिंग रहेगी, बट हमें इतनी ही ज्ञान चाहिए था कि स्केलर क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, सिंपल एलजेब्रा यहाँ पे फॉलो हो जाता है। एग्जांपल्स आपको पता है, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया यहाँ पे स्पीड, ठीक है, स्पीड हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं यहां पे एग्जांपल भी लिख देता हूं। स्पीड, चार्ज, करंट। एक्चुअली हमें किसी किसी क्वांटिटीज में ना डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। मतलब जैसे करंट है तो करंट में हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, वो तो हमने बस बना दिया कि हमारे पास है, तो हम यहां पर वेक्टर लॉ को फॉलो ही नहीं करवाते। कई जगह हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, जैसे एरिया में हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एरिया को हम मान लेंगे कि वेक्टर होता है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी खेल चलते हैं, बट मैं इसको जब चीजें आएंगी तभी बताएंगे। क्या ये बात क्लियर है कावेरी? एक मिनट, तुम्हारे कमेंट्स हैं। ठीक है कावेरी, सुहास, ये चीज क्लियर? चलिए अब आते हैं, फिर देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स ठीक है सर, समझ में आ गया कि वेक्टर्स तो होते हैं, बट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक बार इसको भी देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, दो तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दो मेथड है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। एक तरीका ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। एक मेथड हमारे पास रेक्टेंगुलर मेथड। क्या होता है दोनों को समझिए। ज्योमेट्रिकल मेथड ये है कि हम एक एरो से ही शो कर देंगे कि वेक्टर हमारे पास है। जैसे मैंने यहां पे बना दिया जी, एक एरो बना दिया, इधर एक एरो बना दिया। तो ये जो एरो की लेंथ है, यहां से लेकर ये जो लेंथ हमारे पास चल रही है वेक्टर की, ये जो लेंथ है, ये लेंथ बेसिकली शो करेगी कि हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। ये लेंथ यहां पर शो करेगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। अच्छा, वेक्टर के पास होता क्या है? अगर मैं ये वेक्टर को देख ही रहा हूं तो वेक्टर के पास होता क्या है? देखिए, अपना दिमाग इसी तरीके से चलाएंगे तो काफी चीजें सही रहेगी, आप बहुत चीजों को इजीली कर पाएंगे। भाई वेक्टर मेरे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर दो चीजें हैं। दो चीजें हैं, एक मेरे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन। एक हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन, है ना? एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा हमारे पास क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन। ठीक, तो दो चीजें होती हैं, दो चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना है। और मैं बच्चों से कई बार क्लास में ये पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है। हम इंसानों में और जानवरों में क्या एक बेसिक डिफरेंस रहता है, आप मुझे बता दीजिए पॉइंट वाइज। वैसे भी पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज बताते हैं ना कि सर ये पॉइंट है, 3 पॉइंट आप लिख लीजिए सर, यही होगा। आप बताइए कौन सा पॉइंट हमारे पास रहेगा। कावेरी, सुहास, क्लास में हो? एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स क्या रहता है हमारे पास? छोटा सा डिफरेंस क्या होगा?
भाई छोटा सा डिफरेंस हमारे पास होता है कि जो इंसान होते हैं वो सिंबल्स की भाषा, जो रिटर्न सिंबल्स है भाषा, वो भी समझ लेते हैं। जानवर जो होते हैं वो रिटर्न भाषा नहीं समझते। भाई जानवर को कोई आप दिखाएंगे कि ये वेक्टर होता है इस तरीके से, तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन नहीं। जानवर जो है सिंबल की भाषा नहीं समझ सकता ना। मैं जो रेक्टेंगुलर लिख रहा हूं, जानवर थोड़ा ना समझ पाएगा कि रेक्टेंगुलर है। या जानवर के लिए आप बोर्ड थोड़ा ना लगा देंगे। भाई कुत्ते को कितना भी पढ़ा लो, उसको यस नो बोल दोगे आप तो आ जाएगा यस। मतलब मेरे घर में डॉग है तो मैं उसको बोलता हूँ शेक हैंड, तो शेक हैंड कर लेता है। बट मैं शेक हैंड लिखूंगा तो नहीं समझ पाएगा। रिटर्न मतलब ये जो सिंबल्स हैं इसकी भाषा को हम समझ जाएंगे। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है भाई, ये सिंबल्स ही तो है। हमें एक ऐसा सिंबल बनाना है, ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक सिंबल हम क्रिएट कर रहे हैं, एक सिंबल, एक रिप्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसा सिंबल बनाना है जिसके अंदर दो चीजें आ जाएं, मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने कहा जी, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड शो कर रही है। जैसे यहां पे जो लेंथ है मेरे पास, ये जो लेंथ रहेगी ये मैग्नीट्यूड शो कर देगी। तो कहीं भी आपको ये ऐसा वेक्टर दिख रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ठीक है। और डायरेक्शन क्या होती है फिर सर, डायरेक्शन क्या होगी यहां पे? डायरेक्शन भाई हमारे पास रहेगी, दूसरी चीज जो मुझे यहां पे दिखानी थी वो थी डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या होती है, देखिए ये जो एरो आपके पास है, बेसिकली हम ज्योमेट्री का फिगर में क्या सिखाते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ज्योमेट्रिकल में हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एक एरो को हम ले रहे हैं, तो एरो का जो पॉइंटेड साइड रहती है उसको हेड कहते हैं। जो पॉइंटेड साइड है उसको हेड कहते हैं। जो हमारे पास ये जो एरो वाला साइड है ना, इसको हेड कह रहे हैं, और जो पीछे की साइड हमारे पास है इसको टेल कह रहे हैं। तो डायरेक्शन हमारे पास होती है फ्रॉम टेल टू हेड। तो डायरेक्शन हमारे पास रहेगी फ्रॉम टेल टू हेड। तो ये डायरेक्शन हमारे पास है फ्रॉम टेल टू हेड। ठीक है। इधर फिर देखिए भाई, यहां पे डायरेक्शन इस तरफ है, तो मेरे पास दोनों चीजें आपको पता लग रही है कि दोनों चीजें किस तरीके से हम यहां पे लिखेंगे, दोनों चीजें दिखा रहा है ये। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम यहां पर काम करेंगे। फिजिक्स में हम किस तरीके से काम करते हैं। भाई मान लीजिए कि मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है। मुझे क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है। मैंने एक टेबल बनाया, और मैंने कहा जी ऊपर, टेबल के ऊपर मैंने नॉर्थ पोल रख दिया, नीचे मैंने साउथ पोल रख दिया। तो आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल मेरे पास है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हुई है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डेवलप हुई है, तो मैं इस तरीके से एक एरो शो कर दूंगा। इस तरीके से हम एक एरो शो कर देंगे। तो ये जो एरो की डायरेक्शन और लेंथ हमें ये बता देगी कि कितना यहाँ पे चीजें चल रही हैं। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है। ये जो डायरेक्शन है हमें कि यहां से इस तरफ से डायरेक्शन चल रही है, और जो मैग्नीट्यूड हमारे पास रहेगा, दोनों चीजें हमें इस एरो से पता लग जाती है। आप इन एरो को हल्के में मत लेके चलना कि एरो जो है वो तो ऐसे ही है, एवे ही है। एवे नहीं है, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है। इस रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डायरेक्शन लिख रहे हैं। आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर है। फिर अब बात करते हैं कि ठीक है रेक्टेंगुलर सिस्टम में कैसे हम अरेंज करेंगे, तो उसको भी देखते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर सिस्टम को अरेंज करने के लिए अभी आप ऐसा समझिए, विजुअलाइजेशन काफी ज्यादा जरूरी है वेक्टर्स की, बिकॉज वेक्टर कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट ने विजुअलाइज किया कि कैसे हम चीजों को, जो 3D फिगर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। असली में तो चीजें इजी बनाने के लिए आपके पास है, मुश्किल बनाने के लिए कभी नहीं चीजें बनाई जाती कि आप ऐसा इतना मुश्किल बना दो कि कोई दूसरा बंदा समझ ही ना पाए। ये सारी पढ़ाई जो होती है वो तो इजी बनाने के लिए, आप ये समझ के रखिए। ठीक है। तो आपके पास यहां पर देखिए किस तरीके से काम होगा। यहां पे मैंने माना कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस, जिस भी आप टेबल पे बैठे हैं उसी से समझ के चलना है। मैं पूरी की पूरी फिजिक्स में, अभी क्लास 12th हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से, पूरी की पूरी फिजिक्स में ऐसे टेबल बनाऊंगा और आपको बोलूंगा जिस टेबल पे आप बैठे हैं, मान लिया कि यहां पर आप इस तरीके से बैठे हैं, तो आपको इसी तरीके से इमेजिन करना है। ये वाला जो एक्सिस आपके पास चल रहा है ये है एक्स एक्सिस। तो आपके पास भाई ये वाला, जैसे मैं इसको अगर देखूंगा तो ये एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, इसको वाई एक्सिस मान लिया, ऐसे है ना। आपके पास जो टेबल रहेगा ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और जो ऊपर और नीचे की तरफ जो हमारे पास जाएगा उसको हम जेड एक्सिस लेके चलेंगे। ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ हमारे पास जा रहा है इसको हम जेड एक्सिस लेके चल रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपके पास हो गया, वाई एक्सिस आपके पास हो गया, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और सीक्वेंस जो होता है ना इनका, ऐसा नहीं कि रेंडमली आप कुछ भी ले लें, रेंडमली कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये आपके पास जेड एक्सिस हो गया।
अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मैं इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जो 3D फिगर मेरे पास बनी है, अगर इसमें रेंडमली कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूं P और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं, तो x, y, z मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब कि मैं एक्स एक्सिस में एक्स साइड चला, वाई एक्सिस में मैं वाई चला, जेड एक्सिस में मैं जेड चला, ये 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। बट मुझे इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है एक ऐसी क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। सर ये जो एक्स वाई जेड है ये तो मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन कैसे पता लग रही है कि डायरेक्शन क्या होगी? तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, हम एक नई चीज निकालते हैं। इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ, जो ये एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलेंगे कि आई कैप। सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ये, इसको बोलेंगे आई कैप। वाई एक्सिस की तरफ जो चीज जा रही होगी इसको हम बोलेंगे जे कैप, और जो जेड एक्सिस की तरफ जो चीज जा रही होगी उसको बोलेंगे के कैप। 3 हमारे पास डायरेक्शन भी आ गए। अब ये जो पॉइंट आपके पास आएगा इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे पास ये O है, यहां से जो OP वेक्टर मेरे पास आएगा, OP वेक्टर आपके पास आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब आप देखिए क्या क्या है इसमें भाई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चल रही है। ये एक्स क्या है मेरे पास, ये हमने रिप्रेजेंट करा मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, ये हमने रिप्रेजेंट करा डायरेक्शन। फिर देखिए वाई क्या है, सर वाई है मैग्नीट्यूड। सर ये क्या है, जे, जे है डायरेक्शन। फिर हमारे पास देखिए जेड, जेड आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड। और हमारे पास के क्या है, के आपके पास है डायरेक्शन। भाई वेक्टर यही तो होता है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर दे और डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि ये 2 रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से आपको चीजों को दिखाना है। बिकॉज दिखाने का अगर आपको दिखाना नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? कावेरी एंड सुभाष, और भी बाकी? ठीक है, चलिए अगर ये बात क्लियर है फिर हम आगे आएंगे। आगे आए, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, पहला टॉपिक ये था, देखिए टॉपिक को देखिए। सबसे पहला टॉपिक ये मेरे पास है टॉपिक 1। मैं टॉपिक वाइज चीजें करवाता हूँ चलूंगा। ये मेरे पास है आज का टॉपिक 1। सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन देखी कि रिप्रेजेंटेशन कैसी है, तो दिस इज टॉपिक 1। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टॉपिक 2। टॉपिक 2 आपके पास है फाइंडिंग, या टॉपिक पे 2 पहले दूसरा करवाता हूं, मूवमेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर को मूव कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ वेक्टर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ वेक्टर do not changes, do not changes magnitude and direction। भाई आपके पास कोई वेक्टर है, इस तरीके से मैंने बोल दिया कि वेक्टर मेरे पास है। इस वेक्टर में अगर मैं एक काम करूं, एक काम अगर हम करें इसी वेक्टर के लिए कि अगर मैं इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट करा दूं या इसकी बैकवर्ड मूवमेंट करा दूं, मूवमेंट भाई इसी वेक्टर को आप आगे ले जाइए, इसी वेक्टर को पीछे ले जाइए, इस वेक्टर को आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, ठीक है, ध्यान से सुनना। फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड हुआ आगे की तरफ अगर जाएगा तो, ये बैकवर्ड हुआ अगर पीछे की तरफ अगर जाएगा तो आप ये देखिए, ध्यान दीजिए, मेरे को सिर्फ समझना है। देखिए आपकी असली चीज पता क्या होती है, असली चीज होती है कि आप चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करके समझते हैं, कैसे पॉइंट वाइज चीजों को समझते हैं। कि मैं यहां पे आपको पॉइंट वाइज चीजें बता रहा हूं तो आपको पॉइंट वाइज चीजें समझनी है।
और यही आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाएगा। और क्वेश्चन जब टैकल आप करते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स में आपको चीजें सोचनी है। देखिए वेक्टर के पास होता क्या है, वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ये लेंथ। मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करता है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड आगे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो आगे पीछे लेके जा रहे हैं। आगे पीछे से क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा आगे पीछे करने से, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अच्छा सर डायरेक्शन, भाई आगे अगर मैं ले गया तो डायरेक्शन से क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कुछ नहीं चेंज हो रहा। डायरेक्शन एक्चुअली क्या होती है कि एंगल कितना बना रही है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, या एंगल कितना बन रहा है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस से। तो डायरेक्शन हमारे पास सिर्फ यही होती है कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है मेरे पास वर्टिकल एक्सिस से। तो आपके पास एंगल सिर्फ यही होता है, डायरेक्शन हमारे पास बेसिकली एंगल ही शो करती है। तो इसको मैंने माना कि मेरे पास ये अगर एक्स एक्सिस मैंने मान लिया अभी के लिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप बताइए क्या आप आगे पीछे लेके जा रहे हैं, ये एंगल थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये एंगल आप कहीं भी ले जाइए एंगल तो सेम ही रहेगा। तो अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट आप करते हैं तो हमारे पास कभी भी वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट अलाउड है। आप वेक्टर को कभी भी आगे ले जाइए, कभी वेक्टर को पीछे ले जाइए। इमेजिन करने के लिए कभी बार आपको डायग्राम्स में ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है कि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पैरेलली, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पैरेलली also do not change, ये भी हमारे पास चेंज नहीं करेगा। डू नॉट चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी आपके पास मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा ना ही डायरेक्शन चेंज करेगा। सर इसका मतलब क्या है, पैरेलली मूव कर रहे हैं। भाई पैरेलली मूव करने का मतलब क्या होता है अभी सब बताएंगे आपको। कोई आपको मतलब आप सोचिए कि जब आपको मेरे से पूछने की जरूरत पड़ जाए तो मैं ये मान के चलूंगा कि हमारे एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है। भाई ये हमारे पास है, इसको अगर आप पैरेलली मूव करना चाहते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको पैरेलली मूव करना चाहता हूं तो मैंने इसको क्या किया, यहां से इस तरीके से एक लाइन बनाई, यहां से एक लाइन बनाई, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन दिख रही है। अब इस पैरेलल लाइन में मैं कहीं भी मूव कर लूं, मैं इस पैरेलल लाइन में कहीं भी मूव कर लूं, आपके पास कोई चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा भाई, यहां पर देखिए आपके पास डायरेक्शन भी सेम रहेगी। भाई एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगा ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। आप कहीं पर भी देख लीजिए भाई, यहां पर अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे भी ड्रॉ कर देता हूं, तो आप मुझे बताइए अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ भी चीज चेंज नहीं होगी। तो पैरेलली आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन आपके पास है नहीं। इन दो पॉइंट्स में कोई भी अगर डाउट है तो मुझे बताइए, अगर सब कुछ क्लियर है तो बताइए। क्लियर है, क्लियर है तो क्लियर लिखिए, क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर। सुहास, कावेरी, रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या। ठीक है इतनी बातें। चलिए अगर ये बात क्लियर है फिर हम देखते हैं आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ हमें देखना है कि एंगल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, फाइंडिंग एंगल, टॉपिक 3। फाइंडिंग एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। सबसे इजी मेथड, ज्वाइन बोथ वेक्टर्स हेड, हेड को ज्वाइन कर दो, या फिर ज्वाइन बोथ वेक्टर्स टेल, टेल को ज्वाइन कर दो। ठीक है, या तो हेड को ज्वाइन कर दो या टेल को ज्वाइन कर दो। कहने का मतलब क्या है सर, भाई मैं बिल्कुल बताता हूं आपको। मान लेते हैं ये एक वेक्टर इधर से है और ये एक वेक्टर इधर से आ रहा है, और इसके बीच में मैंने मान लिया 120 डिग्री का एंगल है। इसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, इसको मैं बी वेक्टर बोल रहा हूं। ध्यान से देखना,
भाई मेरे पास ए वेक्टर है, मेरे पास बी वेक्टर है, और इसके बीच में मैंने बोला कि मेरे पास 120 डिग्री का एंगल है, इस तरीके से बन रहा है। क्या ये एंगल इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। क्या ये एंगल इन दोनों के बीच का वेक्टर का एंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर्स के या तो हेड हेड को ज्वाइन करना है या तो टेल टेल को ज्वाइन करना है। अभी यहां पर देखिए, इस वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर की टेल है ना? अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास इस रेड वेक्टर का तो ये हेड है और येलो वेक्टर की टेल है, तो ये ज्वाइन तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास हथियार थे, हम मूव कैसे कर सकते हैं? अभी मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में करा रहा हूं कि कैसे हम मूव कर सकते हैं। तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, हम आगे पीछे करेंगे तब हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये दो काम हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस रेड वाले वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस रेड वाले वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, यहां पे आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो अगर मैंने इस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो अब ये वाला एंगल देखिए, अब दोनों के हेड हेड ज्वाइन हो गए कि नहीं हुए? मतलब ये दोनों के टेल टेल। अब देखिए ये इसकी टेल है, तो अब टेल और टेल अगर मेरे पास ज्वाइन हो गए तो ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा। बट ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री टोटल होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री टोटल होगा। ये 120 डिग्री है तो मेरे पास कितना आएगा? ये आएगा एंगल 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना था? 60 डिग्री था। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये एग्जाम्पल 1 समझ में आया? क्या ये एग्जाम्पल 1 समझ में आया कि कैसे हम काम कर रहे थे? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। अगर मैंने ऐसे माना, ये अगर मेरे पास होता 120 डिग्री तो यही एंगल होता, यही ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। इसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसे चल रहा होता तो यही एंगल है 120 डिग्री हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो एंगल्स हम इस तरीके से निकाल पाते हैं। आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने निकाला है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आते हैं हमारे पास टॉपिक 4 पर। टॉपिक 4 हमारे पास है रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स की कैसे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर मैंने माना कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तो एक वेक्टर मैंने इधर माना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये थीटा है। ए वेक्टर मेरे पास है और थीटा वेक्टर मेरे पास है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। हमारे पास इन दोनों के वेक्टर की वजह से एक तीसरा वेक्टर हमारे पास आएगा जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये एक और वेक्टर मेरे पास आ रहा है जिसको मैंने माना कि सी वेक्टर है। ठीक है, इसको मैंने सी वेक्टर कह दिया। आप इस बी वाले वेक्टर को आगे की तरफ इधर पैरेलली भी शिफ्ट कर सकते हो, इस बी वाले वेक्टर को आप पैरेलली भी शिफ्ट कर सकते हो। मैंने अगर इसी बी वाले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया होता, इस बी वाले वेक्टर को ही पैरेलली अगर शिफ्ट कर दिया होता, तो मेरे पास यहां पर क्या आता? मेरे पास यहां पर आता बी वेक्टर। इस ए वेक्टर को भी आप पैरेलली शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा? ए वेक्टर। और अब एक काम करो कि अब यहां पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये 90 डिग्री रहेगा। ये अगर आपके पास बी है, ये एंगल अगर थीटा था, तो ये एंगल भी कितना रहेगा? ये एंगल भी थीटा रहेगा। भाई ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा आपके पास रहेगा। अगर ये बी है तो ये कितना होगा हमारे पास? ये बी साइन थीटा होगा। कैसे सर, ये कैसे किया? कैसे किया सर, कैसे किया? कैसे किया अभी बताते हैं। भाई ये 90 डिग्री है, ये मैंने हाइपोटेनस माना, या मैंने परपेंडिकुलर बोला, ये मैंने बेस बोला, इसको मैंने थीटा माना। साइन थीटा मैंने यहाँ पे लगाया। साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास आती है एच साइन थीटा, तो ये हमारे पास ऐसे आता है। ठीक है, फिर अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा आपके पास है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस की अगर बात करेंगे तो हमारे पास आएगा एच कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास P है, ये P हमारे पास कितना होता है? ये P हमारे पास होगा एच साइन थीटा,
और ये जो बेस हमारे पास है ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा h cos थीटा। ठीक है, ओके। तो सर ये यहाँ पे b sin थीटा है और ये हमारे पास कितना आएगा सर, ये आ जाएगा b cos थीटा। क्या ये बात समझ में आई? पूरा ध्यान रखेंगे, कभी भी ध्यान ऐसा लगे कि आपको यार सर थोड़ा सा ध्यान है ना इधर उधर हो जाता है, फिर बात पता नहीं लगती। 3 बार सांस ले लेनी है, 3 बार सांस छोड़ देनी है मुंह से, 3 बार सांस मुंह नाक से, मुंह से सांस छोड़ देनी है। आपका इंस्टेंट कंसंट्रेशन आ जाएगा। टाइम टेस्टेड MIT की रिसर्च है, इस ब्रीदिंग से आप अपनी कंसंट्रेशन को इंस्टेंटली वापस लेके आ सकते हो। इस टेक्निक को यूज जरूर किया करो, बिकॉज पेपर भी बहुत लंबे लंबे रहते हैं। पेपर में भी आपको कंसंट्रेशन पूरी बना के रखनी है और पढ़ने में भी बना के रखनी है। ठीक है, चलिए आपके पास b sin थीटा b cos थीटा, आपके पास ये a है। आपको यहां पे क्या निकालना है, c वेक्टर आपको यहां पे निकालना है। ये आपके पास c वेक्टर है और c वेक्टर किसके बराबर है, ये आपके पास a प्लस b वेक्टर के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे, मेरे पास ये जो ट्राइंगल आ रहा है इस ट्राइंगल पे नजर डालेंगे। ये जो ट्राइंगल आपके पास है, इस ट्राइंगल को देखिए, ये 90 डिग्री आपके पास हुआ, ये आपके पास b sin, या मैं ट्राइंगल को इस तरीके से ना बना के अपनी जगह को नहीं खराब करना चाह रहा, मैंने यहां से क्या किया, मैंने इस तरीके से इसको उठाया और हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इतने पोर्शन को हाईलाइट कर रहे हैं। ये ट्राइंगल मैं यहां पे ले रहा हूं और इस ट्राइंगल को अगर मैंने लिया है तो आप देखिए क्या लगा रहा हूं मैं यहां पे, पाइथागोरस को यूज कर रहा हूं। तो पाइथागोरस को अगर यूज करेंगे तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो सी स्क्वायर आपके पास आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़ दीजिए, आपके पास बी स्क्वायर प्लस ये आपके पास आएगा 2ab कॉस थीटा। और एक काम ही करिए ना, इसको यहां से हटाइए और इसको रूट लगा दीजिए। ये आपके पास आ गया। तो अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना होता है तो याद रखेंगे कि इस तरीके से आपको वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। ये दो ही वेक्टर्स के बीच में निकलता है, 3 वेक्टर के लिए अपनी फैंटेसी को अपने दिमाग में ही रखिए, 2 वेक्टर का इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और एक चीज और बता देते हैं, यहां पे ये जो बीच में एंगल हमारे पास आ रहा है ना, इस एंगल को भी एक बार देख लेते हैं कि जो बीच में आपके पास ये जो एंगल बना है इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, या को भी ब्लू से ही लिख लेते हैं। ये जो एंगल आपके पास बना है इसको अल्फा मान लेते हैं, और ये tan अल्फा जो आपके पास होता है इसका भी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे tan अल्फा। इसी ट्राइंगल में tan अल्फा अगर मुझे निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा भैया, ये ऊपर का ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मैंने यहाँ पे लिखा b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इसको बेसिकली रिजल्टेंट कहते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, हमने किस तरीके से ये रिजल्टेंट निकाला है, एडिशन कैसे किया है, तो ये हमारे पास रहता है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, चलिए एक काम करें, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे हमें काम करने। एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके पास एक फोर्स F इधर है, एक फोर्स F इधर है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का है। आप रिजल्टेंट निकालिए, फाइंड करिए रिजल्टेंट। क्या आएगा आपके पास भाई, एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है, सर यहाँ पे एफ नेट हमारे पास आएगा, और सर एफ नेट क्या रहेगा, अंडर रूट एफ का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर एफ स्क्वायर है, सर दूसरा भी एफ स्क्वायर, और थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 हमारे पास होता है 0। तो ये मैं लिखूंगा, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया √2f। ये याद करके रखना है, अगर हमारे पास सेम फोर्सेस होती है, सेम वेक्टर्स होते हैं, 90 डिग्री पर अगर रहते हैं, तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि √2f होती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। मान लेते हैं यही मेरे पास ऐसे है, ये f है, ये f है, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है।
अब आपसे पूछ रहा है कि एफ नेट निकालिए। ठीक है जी, तो एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट आपके पास आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 आपके पास 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री कितना होगा आपके पास? cos 120 डिग्री आपके पास रहता है -1/2। ठीक है, cos 120 डिग्री रहता है -1/2। मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए नहीं कराई बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास 11th में मैथ्स में काफी अच्छी तरीके से हो जाती है, और ट्रिग्नोमेट्री का हमें ज्यादा यूज पड़ेगा भी नहीं। हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो आपके सिर्फ एंगल्स के लिए रहेगा। एंगल्स मैं आपको बताता हुआ चलूंगा क्योंकि मैथ्स आप पढ़ते ही हैं, है ना। तो 2F स्क्वायर कॉस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहां पे आ गया -1/2, तो इसको हम कट करेंगे, हमारे पास आ गया -F स्क्वायर है, एक और एक कट जाएगा, मेरे पास F वैल्यू आ जाएगी। क्या ये क्वेश्चन भी समझ में आया कावेरी सुहास? क्लियर है इतनी चीजें? चीजें क्लियर हैं ये किस तरीके से हम यहां पे निकाल रहे हैं? ठीक है जी, ओके, बढ़े आगे। आगे आते हैं। फिर देखिए, अब मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करते हैं। बस आपको जो ये रिप्रेजेंटेशन रहती है यहां से तो इतना ही काम हमारे पास है। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म की भी चीजें हमें सीखनी है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखिए, अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक ए वेक्टर है जिसको मैं इस तरीके से लिखता हूं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ये हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है। इस वेक्टर में अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, भाई ये मेरे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं अपने दिमाग में हमेशा दो चीजें रखता हूं कि अगर ये वेक्टर है तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास एक डायरेक्शन भी होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मेरी इच्छा ये है कि मैं इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना चाहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसी वेक्टर से अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैं इस मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखूंगा, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर का सिंबल भी बना दो। और इसको कैसे लिखते हैं? जो आपके पास टर्म्स है XY Z, इसी को लिखना है, आपको लिखना है X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। बस ये इसका मैग्नीट्यूड ही देगा। डायरेक्शन निकालनी है, सिर्फ डायरेक्शन ही डायरेक्शन आपको बतानी है। ठीक है जी, सिर्फ डायरेक्शन 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 आप बताते हैं, इसको लिखते हैं ए कैप। ए कैप ये लिखने के लिए तो कैसे काम करेंगे? देखिए, वेक्टर जो आपके पास था, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्यों क्यों ऐसा किया सर? क्यों किया? बिकॉज इसके पास क्या था? इसके पास मैग्नीट्यूड भी था प्लस डायरेक्शन भी थी। इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे? मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट गया, आपके पास सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन रह गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट गया, आपके पास सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन रह गई। तो कैसे काम करते हैं, इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसी चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये काम चलेगा हमारे पास। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लेते हैं कि एक ए वेक्टर मेरे पास है, एक ए ही वेक्टर नाम ले देते हैं। इसको मैंने बोला 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो। फर्स्ट पार्ट क्या है? मैग्नीट्यूड निकालो। तो आपने कहा सर मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत आसान है, इसका मॉड ही तो करना है हमें। तो मॉड सर आपने अभी सिखाया, आपने सर अभी सिखाया कि मॉड निकालने के लिए क्या करिए, टर्म्स को देख लीजिए। 2 का स्क्वायर करना है सर, 3 का स्क्वायर करना है, प्लस सर 4 का स्क्वायर करना है, और इन्हीं को ऐड कर देना है। तो यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16 आपके पास है। 16 प्लस 4 20, 29 आपके पास आ जाएगा। √29 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन का मतलब है ए कैप, ये ए वेक्टर
डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। तो ये आपके पास है 2 बाय, देखिए इसी को अगर मैं डिवाइड करूंगा, इसी को तो डिवाइड करना है इसके साथ, तो ये क्या आएगा 2/√29, 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। ठीक है, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। और इसका अगर आप फिर से मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें, अगर इसका फिर से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। ठीक है, मैं आपको ये भी लिख देता हूं कि अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें, यानी कि मॉड ऑफ ए कैप अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा। इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर। इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करें ऐसे ही, एक और क्वेश्चन करें, जल्दी बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो कि किस तरीके से हम यहां पे काम करते हैं। आपको एक और वेक्टर में दे देता हूं, 5i प्लस जे माइनस ऑफ 2k, और इसका भी आपको वही काम करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या काम करेंगे सर? बहुत ही आसान है सर, जो अंदर वाली टर्म है ना, इन्हीं का स्क्वायर कर रहे थे, बट सर इस वाली टर्म में ना नेगेटिव आ गया। सर इस वाली टर्म में क्या हुआ, नेगेटिव आ गया, तो क्या दिक्कत है भाई? नेगेटिव आ गया तो क्या दिक्कत है भाई? मैं इस टर्म को क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 5i कैप प्लस जे कैप, प्लस ही लिखता मैं यहाँ पे, बट इसके लिए मैं -2k कैप कर देता, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं -2 का स्क्वायर कर देता, कोई दिक्कत है क्या? भाई प्लस का स्क्वायर करूंगे माइनस का स्क्वायर करूं सेम ही आएगा, तो आप डायरेक्टली भी अगर स्क्वायर कर देते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। आपके पास आएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, तो आपके पास कितना आ गया, √30। क्या ये वैल्यू आ रही है? आपका आंसर आ रहा है √30। अब इसी में अगर डायरेक्शन भी आपको निकालनी पड़ जाए तो डायरेक्शन भी निकल जाएगी। सेकेंड चीज, अगर मुझे बोलता कि यहीं पर ए कैप भी आपको निकालना है, तो ए कैप हमारे पास क्या होता है? ए कैप होता है भाई, ऊपर सर वेक्टर है और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ए कैप हमारे पास निकल जाएगा, यानी कि 5/√30i प्लस प्लस 1/√30j माइनस ऑफ 2/√30k। ये आ रहा है सर, बिल्कुल सही है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय कर रहा हूं कोई स्केलर क्वांटिटी अगर मेरे पास है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, क्योंकि स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। कैसे? अगर मैंने मान लिया कि जी ए वेक्टर अगर मेरे पास है, ए वेक्टर को अगर मैंने के टाइम्स लिख दिया, तो कैसे हम काम करते हैं, है ना? तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं बोल देता हूं कि मेरे पास एक ए वेक्टर था, ये ऊपर वाले ले लेते हैं, 5i प्लस माइनस ऑफ 2k, और मुझे यहाँ पे निकालना है 5 ए कैप। तो 5 ए कैप अगर मुझे निकालना है तो ये मेरे पास कितना आएगा, 25 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस ऑफ 10 के कैप। मतलब आप ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपके पास आंसर आएगा। कावेरी समझ में आ गया ये? ठीक, चलिए ये चीज अगर क्लियर हुई तो एक और हमने क्या क्या काम कर लिया। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज। हमने रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट हमारे पास टॉपिक 4 था, रिजल्टेंट निकालना हमारे पास टॉपिक 4 था। ठीक है, तो टॉपिक 4 का काम हमने कर लिया था, रिजल्टेंट निकाल लिया तो टॉपिक 4 था। रिजल्टेंट के बाद हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरीके से काम करते हैं, ये टॉपिक 5 आपके पास हो गया। रिजल्टेंट आपके पास टॉपिक 4, ये रिजल्टेंट का काम है। डिलीट कर दिया।
चलिए आगे हैं। तो टॉपिक 6, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पहले कराता हूं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन है एक्चुअली, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास ए वेक्टर है, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है। मैं अंडू इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरे पास जो सीट थी, शायद मैंने एक सीट फालतू कट कर दिया है, इसमें नहीं जाएगा ना, छोड़िए। फिर इसी को लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट करते वक्त ये मैंने लिख दिया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप हमारे पास है। एक और वेक्टर आप ले लो, एक और वेक्टर आपके पास है बी, बी वेक्टर। इसको आपने लिया x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ये दो वेक्टर्स हमने यहां पे ले लिए हैं, और इन दो वेक्टर्स को हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि आपको इन्हीं को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं कि आपके पास, मैं दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर रहा हूं, मेरे राइट हैंड में थोड़ा सा पेन भी है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास है। अरे वाह, देख रहे हैं आप, एमबी डेस्ट्रक्स सर है आपके। एमबी डेस्ट्रक्स का मतलब होता है कि जो दोनों हाथों से लिख सकता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मुझे लिखना है, तो अल्टीमेटली मुझे यहां पे क्या काम करना है भाई? यही तो काम करना है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और यहां पे भी आप आएंगे तो आपके पास क्या रहेगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इस तरीके से आपके पास आएगा। सबसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये काम करना, सबसे सिंपल। क्या काम करना है आपको? सिर्फ x की वैल्यू को, ये जो i वाली वैल्यू है ना, i वाली वैल्यू, i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। k वाली वैल्यू को k वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। तो आपके पास आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z2 z1 z2। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि सर एक काम हो गया। आपने जब ये काम किया ना, इसमें तो हमें कोई डायरेक्शन वाली सिंबल्स तो गायब हो गए हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी आ गई है, बिल्कुल आ गई है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे कहीं भी आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है? आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये आपके पास काम हो गया। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि इस फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। बाकी जब आप ए डॉट बी वेक्टर आप करते हैं, तो आपके पास आता है ये मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो ये फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, और ये फॉर्म भी पता होनी चाहिए, दोनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी बोलिए, इतनी बातें क्लियर है? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन करें इसी पे, एक क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, क्वेश्चन के साथ ही तो समझ में आएगा। मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k। मान लेते हैं दूसरा वेक्टर, ये मान कैसे लेते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। मान लेते हैं ये फोर्स का वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k मान लीजिए। ठीक है, ये आपके पास फोर्स का वेक्टर है। आपको फाइंड करना है वर्क, फाइंड करना है वर्क। वर्क आपके पास क्या होता है? वर्क आपके पास एफ डॉट एस होता है। वर्क आपके पास क्या होता है? एफ डॉट एस होता है। तो आपने यहां पर क्या करना है? देखिए, अब आपके पास इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम, सिर्फ हमें पता है आई और आई मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने आई और आई मल्टीप्लाई करके लिखा, मैंने लिखा 4। जे और जे मल्टीप्लाई करके लिखा, यहां पे लिखा 9 और इसको लिखा 4। तो आपके पास 4 8 8 8 16 17 17 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताइए, क्लियर है? ठीक है, कई बार हमें एंगल्स भी पूछ लेता है कि एंगल फाइंड करिए, एंगल फाइंड करिए। तो अगर एक नोट करके चलेंगे, नोट, इफ दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब आप कर रहे हैं 0 आ गया,
then angle between them is 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री ऑर्थोगोनल कह देते हैं इनको, ठीक है। 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कावेरी, सुहास नहीं आया है। सुहास क्या तुम्हारा फ्रेंड है? बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको आई होप की चीजें समझ में आ गई है कि क्या कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आगे आते हैं, एक और चीज सीखते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हमारा जो रेफरेंस रहता है, यहाँ पे हमेशा रेफरेंस पॉइंट जो है ये आप ओरिजिन को लेके चलते हैं। ओरिजिन को लेके चलते हैं। रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होता है? ओरिजिन होता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं दोनों चीजें एक साथ ही कराता हूं। एक हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें कोई ओरिजिन नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। अगर मैंने माना कि मेरे पास एक ए पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट मैंने माना कि मेरे पास ये x1 y1 z1 है। एक कोऑर्डिनेट मैंने माना बी पॉइंट है, x2 y2 और z2 हमारे पास है। ए और बी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अगर ए बी, ए बी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, ए और बी आपके पास दो पॉइंट है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम इसका यूज करेंगे कई बार। अगर मैं ए बी निकाल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका लिखने का तरीका होता है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरे पास एंड पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास एंड पॉइंट है। इसको लिखते कैसे हैं? आप पहले जो आपके पास एंड पॉइंट वाला वेक्टर है उसका एक्स वाला कंपोनेंट लिखिए। आप इसे लिखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी में अगर मुझे इन्हीं पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर चाहिए होते तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता? पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से निकलता, तो ओ ए वेक्टर आपके पास होता x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x2 नहीं y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और इसी तरीके से अगर मैंने ओरिजिन लिया तो ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट होता ना भाई। रेफरेंस पॉइंट अगर ओरिजिन है तो इसी से मैं कह सकता हूं कि यही मेरा स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट जहां पे भी हम पहुंच रहे वो होगा। तो एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिफरेंस हम ऐसे निकालते हैं। आपने अभी रैंक प्लस ज्वाइन किया, आपके पहले कुछ मार्क्स होंगे, पहले कुछ आपका लेवल होगा। अब रैंक प्लस ज्वाइन करने के बाद ही तो मैं आपका एफर्ट बता सकता हूं कि आपने कितना इंप्रूव किया है। तो पहले जो आपका रिजल्ट आएगा वो बाद में, माइनस जो पहले था वो आपका एफर्ट है, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे माना कि मुझे क्या करना है, ओ से हमने स्टार्ट किया, बी तक अगर मैं पहुंचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये हमारे पास आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर आपके पास हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास हुआ। क्या ये बात क्लियर है कैसे हमने निकाला है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ठीक है, चलिए अब ये दो चीजें आपके पास समझ में आ गई, तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। देखिए, मैंने माना कि मेरे पास ये ए वेक्टर था, इसको मैंने माना ये मेरे पास बी वेक्टर था। ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका टेल इसका हेड, फिर इसकी टेल दूसरे का हेड। ध्यान से देखेंगे कैसे हमने काम किया।
भाई ये क्या है मेरे पास, ये टेल है, टेल किसकी, 1 की। ये हेड है, हेड किसका, 1 का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टेल है किसकी, 2 की। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हेड है 2 का। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपके पास एंड पॉइंट, ये आपके पास स्टार्ट, वो आपके पास एंड। अगर दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करें, a प्लस बी अगर मुझे करना है, तो आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंच जाना है। कंडीशन ये है कि ये वाला सीक्वेंस चल रहा हो, कि जैसे a से स्टार्ट हुआ तो ये टेल से हेड तक पहुंचा, फिर उसके बाद टेल से दोबारा हेड तक पहुंचा। इस तरीके से अगर आपके पास चल रहा है, आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंच जाओ, आपके पास काम हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे यहां पर ये निकालना है कि इन दोनों का सम क्या रहेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मेरे पास दोनों का सम है। ये मेरे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर है जब मैं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक पहुंच गया हूं। एक और एग्जांपल बताते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि एक स्किल आपको आनी चाहिए, और वो स्किल आपके पास होती है ऑब्जर्वेशन की। आप मानते हैं कि आपके अंदर बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है? ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, a वेक्टर, फिर मैंने ऐसे लिखा b वेक्टर, फिर मैंने ऐसे लिखा c वेक्टर, मैंने इधर ले गया d वेक्टर, इधर मैं आया e वेक्टर। मुझे पता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मैं डायरेक्टली जोड़ दूंगा, तो मेरे पास ये वाला वेक्टर क्या आएगा, मेरे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। क्या ये बात समझे? यही है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, वेक्टर को किस तरीके से हम रिजोल्व करते हैं। अगर कोई एक वेक्टर मेरे पास यहां पे है, मैं मान लेता हूं कि एक वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास है, और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है ये हमारे पास एक एंगल बना रहा है, फॉर्म कर रहा है एक एंगल। हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है ये, और एक एंगल फॉर्म कर रहा है यहां से थीटा। हम कभी भी वेक्टर को ऐसे टेढ़ा नहीं देखेंगे। इस वेक्टर को मैं एक्स एक्सिस में देखूंगा, इस वेक्टर को मैं वाई एक्सिस में देखूंगा, इस वेक्टर को एक्स एक्सिस में, इस वेक्टर को वाई एक्सिस में। हमारा इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में काफी अच्छा काम चलेगा, है ना। हम इधर उधर नहीं देखेंगे। तो अगर मैं इसको इस एक्स एक्सिस में अगर देखना चाहूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा v cos थीटा। और अगर इसी को मैं ऊपर की तरफ अगर देखना चाहूंगा, तो मेरे पास आएगा v sin थीटा। ठीक है, ऐसे आप किसी भी चीज को रिजोल्व कर सकते हैं। अगर यही मेरे पास कहीं ऐसे ऊपर से रहता, ध्यान से देखना, अगर मैंने ऐसा मान लिया कि मेरे पास दो बॉल हैं, ऐसे मैंने मान लिया कि मेरे पास दो चार्ज्ड बॉल हैं, चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। आपको पता है सेम चार्ज क्या करता है, रेपल करता है। ये भी मेरे पास क्या है, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना इस चीज को। यहां बीच में मैंने माना कि बीच में मेरे पास ये एंगल जो है, इसको मैंने अल्फा मान लिया। अगर ये एंगल अल्फा है, तो मैं यहां से भी ऐसे लेके चल सकता हूं कि भाई ये, अगर मेरे पास ये भी प्लस क्यू चार्ज ही था, इसको मैं इधर प्लस क्यू लिख देता हूं। अगर ये भी प्लस क्यू चार्ज था, तो मुझे पता है इस बॉडी पे नीचे की तरफ तो एक वेट लगी रहा होगा। भाई इस एक ही साइड का लेके दिखाता हूं मैं आपको, नीचे की तरफ तो एक वेट लगी रहा होगा। इधर मेरे पास एक टेंशन आ रही होगी। अगर ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये भी अल्फा होगा। भाई अगर ये रस्सी खींच रही होगी ना, ये रस्सी खींच रही होगी, ध्यान से देखना, तो ये मेरे पास टेंशन है टी, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। अब इस टेंशन को मैं दो पार्ट्स में रिजोल्व कर सकता हूं, इस टेंशन को मैं दो पार्ट्स में रिजोल्व कर सकता हूं, कि अगर मैं इस तरफ की अगर टेंशन देखूं, तो मेरे पास आएगी टी कॉस अल्फा, और इस तरफ की अगर मैं देखूं, तो मेरे पास टेंशन आएगी टी साइन अल्फा। उधर टी कॉस अल्फा, और इधर की तरफ अगर देखेंगे तो मेरे पास टी साइन अल्फा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं वेक्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट, कि कैसे हम किसी भी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। लास्ट टॉपिक फॉर बेसिक मैथ्स, क्रॉस प्रोडक्ट। ये एक, इसका जो आउटपुट आता है, इसका आउटपुट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका आउटपुट आपके पास
वेक्टर आता है। इसको देखिए किस तरीके से काम करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ए वेक्टर है, इसको मैंने लिखा x1 आई कैप प्लस मैंने लिखा यहाँ पे y1 जे कैप प्लस मैंने लिखा z1 के कैप। इधर भी मैंने लिखा बी वेक्टर को x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये मैंने लिखा, ध्यान से देखना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका है फाइंडिंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं कि अगर मुझे ए क्रॉस बी अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकलेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे, पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद निकालेंगे। पहले ए क्रॉस बी नॉर्मली सिखा देता हूं, फिर उसके बाद डायरेक्शन नॉर्मली भी कैसे निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आई जे के आपको सबसे पहले लिख देना है फर्स्ट रो में। आई जे के फर्स्ट रो में आपको लिख देना है। सेकंड रो आपके पास जो आएगी, सेकंड रो जो आपके पास है, सेकंड रो आपके पास ए वेक्टर की आएगी। अगर ये ए क्रॉस बी है तो सेकंड रो आपके पास ए वेक्टर की आएगी। ए वेक्टर यानी कि आपके पास देखिए ये x1 y1 और z1 आएगा आपके पास, ये x1 y1 और z1 आपके पास आएगा। अगर यहीं पर इसी जगह मैं अगर इसे b क्रॉस a कर रहा होता तो b क्रॉस a में इसी में देखना कि कैसे आपके पास चीजें चेंज होगी। तो मेरे पास ये आएगा i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर, ये तो ऐसे लिखना होता। और यहां पे मैं b वेक्टर की लिखता तो मैं यहां पे लिखता सेकंड रो मेरे पास होती x2 y2 और z2। अब इसके बाद थर्ड रो जो हमारे पास आएगी, थर्ड रो आपके पास बी वेक्टर की आएगी। तो थर्ड रो आपके पास क्या रहेगी, ये आपके पास रहेगा x2 y2 z2, यानी कि आप यहां पे लिख सकते थे x1 y1 z1। ये वेक्टर बनाना आ गया आपको। अब वेक्टर बनाने के बाद ये मैट्रिक्स सॉल्व करना है हमें। वेक्टर बनाने के बाद क्या करना है, इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है। कि यहां पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं, और ए क्रॉस बी का जो मैट्रिक्स आपके पास आया ये आया आई जे के। इस तरीके से आपके पास ये x1 y1 z1, और ये आपके पास आया है x2 y2 z2। अब देखिए इसको कैसे हम ओपन करते हैं। इसको हम एक रो से लेके चलते हैं, ध्यान से देखना। मैंने पहले ये वाली रो ली है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पे ले रहे हैं, मैं यहां पे लिखता हुआ भी चलता हूं कि हमने क्या किया है, पहले फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने लिया। इसको छोड़ दीजिए, आई कैप आप लिखिए, यहां पे आई कैप के लिए काम कर रहे हैं। इनको छोड़ के बाकी जो बच गया इसको लिखिए। आपने यहां पे लिखोगे y1 y2 z1 z2, ये आपके पास आई कैप के लिए आएगा, ठीक है। प्लस प्लस आपके पास जे कैप, प्लस नहीं यहां पे माइनस आता है, मतलब आपके पास प्लस माइनस इस तरीके से करके। नेक्स्ट आपके पास ये सेकंड कॉलम, ठीक है, ये सेकंड कॉलम और ये फर्स्ट रो आपको लेके चलनी है। तो आपके पास रहेगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, कॉलम वाइज हम ओपन कर रहे हैं। आपके पास सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप देखेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास आना चाहिए x1 x2, क्योंकि उसको आपने हटा दिया ना सेकंड कॉलम को, तो z1 z2 आपके पास आएगा। प्लस आपके पास के कैप, के कैप के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको हटा देंगे तो आपके पास x1 y1 और आपके पास x2 y2, ये आपके पास आ जाएगा। 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को मैंने इस फॉर्म में चेंज किया। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है। ये आई कैप तो आपके पास रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा y1 z2 माइनस ऑफ z1 y2 आई कैप माइनस ऑफ x1 z2 माइनस ऑफ x2 z1 जे कैप, प्लस प्लस आपके पास इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, x1 y2 माइनस ऑफ y1 x2, और ये भी आपके पास आया के कैप। ठीक है, देख लेना कहीं पर कुछ इधर उधर गलती ना कर दी हो मैंने। इसको भी आप चेक कर लेना कि आपके पास क्या है। मैंने वैसे आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से बताया कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है y1 z2
x1 z2, ये आपके पास x1 y2। इस तरीके से आपके पास चलेगा। ये आपको समझ में आया समझ में? समझ में आ गया ये? ठीक है जी। बस चलिए फिर इसको यहीं तक रखते हैं। अब आपके पास जो एक होमवर्क है, आपका होमवर्क है सॉल्व करना है आपको डीएस से। सॉल्व करना है डीएस से। पहले मैं होमवर्क के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता हूँ कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन आपको अगर ए क्रॉस बी की निकालनी हो तो यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप अपने थंब को लेके जाइए। मतलब मेरे पास जो मैं यहां पे मान लेता हूं कि अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से लेके जाना। आप अपने हाथ को ए वेक्टर की तरफ लेके जाइए, फिर बी वेक्टर की तरफ रोटेट कर दीजिए। जो आपका थंब रहेगा वो आपको सी वेक्टर की लोकेशन देगा। तो ये आपके पास डायरेक्शन रहेगी सी वेक्टर की, जो आपके पास ए क्रॉस बी रहेगा। कहने का मतलब क्या है, दोबारा से एक टेबल से समझिए। अगर ये टेबल है आपके पास, टेबल इज ए 2D फिगर, टेबल इज ए 2D फिगर, और इस 2D फिगर में आप यहां पर क्या करेंगे, आपके पास ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, दोनों प्लेनर पे ही है, एक प्लेन में ही आपके पास है। तो सी वेक्टर जो आपके पास आएगा, सी वेक्टर आपके पास इसके परपेंडिकुलर आएगा। मतलब ये सी वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपके पास ये वाली डायरेक्शन रहेगी ए क्रॉस बी की। राइट हैंड ऐसे लेना है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपना पहला हैंड रखेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप आपके पास यहां पे स्टेप 1, स्टेप 1 आपके पास है कि अपने राइट हैंड को, राइट हैंड जो है इसको उस पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखेंगे, और फिर रोटेट कर देंगे टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट कर देंगे। तो जो आपके पास डायरेक्शन निकलेगी, थंब आपको डायरेक्शन दे देगा कि आपके पास डायरेक्शन किधर आ रही है। ठीक है, ये आपको काम करना है। और बस आपके लिए, अब आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, कि आपको अपना जो सॉल्व करना है डीएस से, सॉल्व करना है डीएस से। एनी डाउट अगर कोई रहेगा तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछिए, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है कावेरी, अपना सॉल्व कर लेना बट डीएस से। अभी आपकी केमिस्ट्री क्लास रहेगी, एंड इसको फिर हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए बाय बाय। कल से हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार खुद से भी एक बार पढ़ के आना, ताकि और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आए। चलिए बाय बाय।